इसलिए कहता हूं कि मैं मिडिल क्लास से हूं। मैंने वो सब कुछ देखा हुआ है, सहा हुआ है, बर्दाश्त किया हुआ है। उसके बाद पार्टी में आ गए। पार्टी में पहले 3 साल तो हमारी सोशल मीडिया ही हमें गालियां निकालती रही, पैराशूटर पैराशूटर। 2002 से खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूं। यूनिवर्सिटी ने पहली दफा वीलॉग करना सिखाया 2010-11 में, आपने नाम नहीं सुना होगा। स्टूडेंट्स की मदद के लिए वहां पर वीलॉग करना सिखाया कि क्लास पढ़ाने के बाद जो उनके सवाल रह जाएं वो आप वीलॉग में बताएं उन्हें। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने अपना बोंडा से वीलॉग रिकॉर्ड कराने शुरू किए इमरान खान की मदद में। अभी भी यूट्यूब पे उस जमाने के पड़े हुए हैं। उसके बावजूद यहां आया तो पहले 3-4 साल जो हमारे सो कॉल्ड पार्टी के वारिस है, उन्होंने कहा जी ये तो पैराशूटर है, ये कहां से आ गया। उस नफरत को बर्दाश्त किया अंदर से। बाहर के शराफिया की तो नफरत थी। अनकन्वेंशनल था, आपके साथ भी वैसे ही डील करता था, हामिद मीर साहब के साथ भी और कामरान शाहिद के साथ भी। तो मेरे लिए आप सारे सहाफी थे, मैं तड़ाक करके जवाब देता था जो मुझे आता था। यही मेरी एकेडमिक लाइफ ने मुझे सिखाया था, क्योंकि अमेरिका में बच्चा आपसे खुल के सवाल करता है, आपका नाम लेके सवाल करता है। आप तैयारी करके क्लास में नहीं गए तो वो आपको उसी टाइम बता देता है। वहां आप जनाब लिहाज के चक्कर में आप गलत पढ़ा के नहीं आ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आज समोसे खाने का दिल है, क्लास नहीं पढ़ानी। आपको वक्त पे जाना है, पूरा काम करके वक्त पे निकलना है। मेहनत की, मां बाप की दुआएं थी, दोस्तों की दुआएं थी, आप लोगों की बहुत सारों की मेहरबानियां थी। मैं पॉलिटिकल लाइफ में आगे चलता गया, वजीर आजम के दफ्तर में पहुंच गए, वहां भी काम किया। लेकिन जहां जहां मैंने काम किया मेरे कंधों पर 29 लोगों का वजन था हमेशा। शहबाज गिल ने इसलिए फेल नहीं होना था और ना कभी इंशाल्लाह होगा, क्योंकि वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैंपेन में भी, वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था यहां चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी, वो उन 30 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में भी। शहबाज गिल के कंधों के ऊपर उन 30 लोगों की ख्वाहिशें थी साथ, क्योंकि उनमें से बेचारे ज्यादातर तो उधर चारा डाल रहे हैं, उन्होंने कभी शहर नहीं देखा, उनके पांव की एड़ियां फटी हुई हैं, कभी वो वैसलीन नहीं लगा सके। मैं वो टिपिकल सियासतदानों वाली बातें नहीं कर रहा कि जी मेरे घर में ये नहीं है, मेरे इलाके में ये नहीं है। मैं जो बातें कर रहा हूं, मेरे साथ 2-4 लोग चले, मैं अपने क्लास फेलो से आपको मिलवा देता हूं। सो उन तमाम लोगों का बोझ लेके मैं खड़ा था, क्योंकि मैंने जीतना था, मैंने उनके लिए जीतना था, ताकि आगे उनके बच्चे सोचें कि इस गांव में पैदा होकर स्टार्ट स्कूल में पढ़ के आपका जहां दिल करे आप वहां पहुंच सकते हैं। और मैं पहुंचा। मैंने अमेरिका में, ये रांझा साहब बैठे हुए हैं, ये बताएंगे, अमेरिका में जाके डॉक्टर्स तो हमारे सेटल हो जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन, वो भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन अमेरिका में पाकिस्तानी पढ़ा हुआ प्रोफेसर आप ढूंढ के दिखा दें मुझे। अशराफिया का बच्चा तो होगा अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता, किसी गरीब आदमी का बच्चा आपको एक आदमी मिलेगा अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में, और वो भी अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने अपने ख्वाब देखे, मैंने अपने ख्वाबों के लिए मेहनत की, मैं अपने ख्वाबों के लिए रात दिन जागा, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई, मैंने अपने ख्वाब जिए। उसके बाद मैंने एक और ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान को हमने बदलना है, मेरे जैसे लोगों को आगे आना है। हसन और हुसैन को हमारे मसले नहीं पता, वो बस की छत पर बैठ के नहीं गए कभी भी बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। हसन और हुसैन को नहीं पता कि अगर आपका कॉलेज में मेरिट पे दाखिला नहीं हो रहा तो आपने देहाती कोटे पे कैसे दाखिला लेना है, वो मुझे पता है। सो इसलिए मुझे लगा कि मेरे जैसे बंदे को आना चाहिए। मेहरबानी इमरान खान की कि उसने मौका दिया। मैंने अमेरिका में अपनी वो तनख्वाह जो आज शायद 60-70 लाख बनती होगी महाना, जब छोड़ के आया था तो 35-40 लाख बनती थी, जो एक मेरी तरह के मिडिल क्लास का ख्वाब हो सकता है। कहा जाता है जो आपके फार्म हाउस है, आपका वो है, और भाई लूट के नहीं, वहां मेहनत से कमाया था। जो कुछ भी है, लोग इल्जाम तो पाकिस्तान में सब सियासतदानों पे लगते हैं और वो इल्जाम कभी प्रूव नहीं होते। मेरा आपको चैलेंज है कि मेरे पे अल्लाह के करम से अजान हो रही है, इल्जाम लगा के दिखाएं कि मैंने करप्शन की है। अगर पार्टी के 5 सबसे आप ऑनेस्ट बंदे निकालेंगे तो मैं उन 5 में एक हूंगा, और अगर गलत कह रहा हूं तो कोई सामने आए और इल्जाम लगाए। पंजाब में 1 साल रहा हूं, फेडरल में मैं 3 साल रहा हूं, 2.5-3 साल।
कोई एक ऑफिसर खड़ा होकर बताए मैंने एक ट्रांसफर, एक पोस्टिंग, एक सिफारिश के लिए किसी को फोन किया अपनी जात के लिए। अगर कोई बुजुर्ग आ गया है, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है पुलिस की तरफ से, किसी सहाफी का मसला है, तो बिल्कुल वो रफाए आमा के लिए किया, अपनी जात, अपने रिश्तेदारों, अपने किसी अजीज का काम किया हो। मैंने तो कभी अपने किसी अजीज की इमरान खान से तस्वीर नहीं बनाई। चीफ ऑफ स्टाफ होने के बावजूद मेरे किसी दोस्त की तस्वीर दिखा दे, मेरे किसी फैमिली मेंबर की, मेरे भाई की, मेरी बीवी की, मेरे किसी इंसान की तस्वीर दिखा दे इमरान खान के साथ, मैंने एक ही चीज सीखी थी, पूरा तोलो। जब मेरे पे जिम्मेदारी थी मैंने पूरा तोला। मैंने अमेरिका में एक आर्टिकल लिखा, मेरे दादा एक अनपढ़ थे, चौधरी इस्माइल गिल। जब पाकिस्तान बना, इधर मजाक उड़ाया गया इनकी दादी आलू पालक पका रही थी गर्मियों में। हम अमृतसर वाले हर चीज की वड़ियां बनाते हैं। सर्दी तब फ्रिजें नहीं होती थी, सर्दियों की आपकी जो सब्जियां हैं वो गर्मियों में इस्तेमाल होती, गर्मियों की सब्जियों। अब आप हमारा, क्योंकि उधर बॉर्डर बंद है, हमें पता नहीं इस कल्चर का। अमृतसर से जो लोग आए वो भी घरों में बनाते हैं। तो आपको इस बात का क्या पता कि हम गर्मियों में भी साग खाते थे, हम गर्मियों में भी आलू मटर हमारे पास होते थे, क्योंकि हम उसका जैसे आप अचार बनाते इसी तरीके से वो सब्जियां भी सिक्योर हो जाती थी। बहरहाल इस बकवास में मैं क्या जाऊं, मैं वापस आता हूं कि मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्होंने पाकिस्तान आना है कि नहीं। ये मैंने आर्टिकल लिखा था अमेरिका में, दोबारा पब्लिश करूंगा। ये लिखा था जब आदित्यनाथ योगी के, क्या नाम है उसका, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर बना, जब उसने कहा कि मुसलमान चले जाएं, तो मैं अमेरिका में प्रोफेसर था पाकिस्तानी, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था अमेरिका की अखबार में कि मेरे दादा बहुत परेशान थे कि उन्हें पाकिस्तान जाना है कि नहीं, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ना था। उन्होंने फैसला लिया था और वो सारी उम्र जब तक यहां थे, जितनी देर जिंदा रहे, तो वो पूछते रहे, अनश्योर थे कि मैंने सही फैसला किया था कि नहीं। उसको देश कहते थे जब भी बात सुनाते थे। सभी के आपके बुजुर्ग जितने, वो देश कह के बातें सुनाते थे, आपको पता है। तो वो अनश्योर थे कि मुझे वहां जाना है कि नहीं जाना, छोड़ के आना चाहिए था कि नहीं। तो मैंने अमेरिका में बैठ के जवाब दिया था कि दादाजी आपका फैसला दुरुस्त था। अगर आज आप इंडिया में होते तो आपको आदित्यनाथ योगी जो है वो आपको 2-3 हजार रुपए देता, कहता टिकट पकड़ो और लाहौर जाओ। आपने अच्छा किया था, पाकिस्तान आ गए थे। वहां मुसलमानों के लिए पनाह नहीं है, घर नहीं है। लेकिन अगर मेरे दादा को यह पता होता कि मेरा पोता सारी मेहनत करके हर जगह पहुंचेगा, फिर उसे नंगा करके मारा जाएगा, तो शायद वो दोबारा सोचते कि मैंने जाना था कि नहीं। और मुझे अगर अमेरिका में यह लिखते हुए पता होता, और अगर मुझे आते हुए यहां पता होता कि मैं पाकिस्तान बदलने जा रहा हूं। आपने देखा हमारी पार्टी में, मैं अपनी पार्टी के हर शख्स का एहतराम करता हूं जो आज इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान जान की बाजी लगा रहा है इस कौम के लिए। जो उसके साथ किसी भी तरह से खड़ा है, मैं उसके पांव की धूल के बराबर भी नहीं हूं। लेकिन आपने एक सवाल पूछा अपने आप से, गिरफ्तारियां तो बहुत हुई, पर्चे भी बहुत हुए। वैसी किस्म का जो मैं बयान नहीं कर सकता यहां आपको, वो तशद्दुद सिर्फ शहबाज गिल पे, आवाज बंद सिर्फ शहबाज गिल की, 16 दिन घर वालों से, दोस्तों से, किसी से मिलने ना दिया गया, वो सिर्फ शहबाज गिल को। अदालतों में ट्रायल चल रहे, तेजी से यहां 3-3 साल फर्दे जुर्म आयद नहीं हुई। मेरे पे 2 महीने के अंदर फर्दे जुर्म आयद करनी, जिसमें सजाए मौत है, जिसमें उम्र कैद है। क्यों? क्योंकि मैं उस इस्माइल गिल का पोतरा हूं जो लोअर मिडिल क्लास से था, अनपढ़ था, वहां से उठ के यहां आ गया था। उसकी यह गलती थी। हिंदुस्तान के अंदर यही 124A जो दफा है, इसके ऊपर लोगों के ऊपर मुकदमात किए गए और सबसे ज्यादा मुसलमानों को गद्दारी के जुर्म में जेलों में डाला गया। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आखिर तंग आके इस कानून को अंग्रेजों का काला कानून कह के बंद कर दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी के ऊपर, इस दफा के ऊपर पर्चे नहीं हो सकते, और मेरे ऊपर 2 दर्जन गद्दारी के पर्चे दे दिए। मैं कहां से गद्दार हूं? मेरा बाप कहां से गद्दार है? मेरा दादा कहां से गद्दार है? हम अपना सब कुछ छोड़ के इस मुल्क में 2 दफा हिजरत की हमने। मेरा दादा सब कुछ छोड़ के आया, मुझे मौका मिला, मैं दुनिया के सबसे सुपर पावर में गया, वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गया, मैं टॉप सैलरी ले रहा था, अपने सारे मटेरियल ख्वाब जी सकता था, सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली वहां छोड़ के मैं यहां आया। मुझे सबने मना किया, मुझे पछतावा नहीं है, मैं इसकी कीमत दे रहा हूं।
लेकिन आपको बता रहा हूं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, आपको यह बुखार नहीं होना चाहिए। मैंने आज रांझा साहब को बताया, इनको भी बड़ी चुल है यहां सियासत करने की। मैंने कहा आपको यह बुखार नहीं होना चाहिए, चुप करके वहां अपना काम करें, पाकिस्तान की मदद करनी, वहां से पैसे भेजें बस। खबरदार, आप मिडिल क्लास के लोगों ने सोचा कि आप सियासत करके इन वडेरों के बराबर बैठ सकते हैं। क्योंकि मैं इनसे डरता नहीं था, मैं बराबर के जवाब देता था, मेरे अंदर खौफ नहीं था। मैं इन वडेरों की औलाद को बराबर टीवी पे टक्करता था। मुझे तब भी धमकियां दी जाती थी। मैं वाहिद हूं पीटीआई में जिसने पीटीआई की हुकूमत में आप सबके सामने हाईकोर्ट में केस भुगते, मुंह पे स्याही डलवाई, अंडे खाए, जूते मारे गए मुझे। मेरी अपनी हुकूमत, मेरा अपना चीफ मिनिस्टर, मेरी अपनी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी तब। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से था। यहां आप किसी और की हुकूमत में किसी शहजादे को हाथ लगा के देखें, ऐसी की तैसी आपकी। गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, गरीब को तो ऐसे उठाते हैं, मिडिल क्लास के बंदे को तो ऐसे उठाते हैं जैसे उसका कोई हक ही नहीं है। एफआईआर देते हैं, मैं देखता हूं उसमें जो दफात लगी हुई हैं, इतनी तो जमातें नहीं मैंने पढ़ी सारी जिंदगी में जितनी आपने दफात लगा दी मेरे ऊपर। और मेरे बयानों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। आप कहते मैंने ये गुनाह नहीं किया, नहीं आपने किया है, जबरदस्ती है आपके ऊपर कि आपने किया है गुनाह। अब क्या हो रहा है? छुपा के एफआईआर दी जा रही है। अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं, कहते पार्टी छोड़ रहा है। लोग अपने अपने वीलॉग्स के व्यूज बढ़ाने के लिए शहबाज गिल पार्टी छोड़ने की सोच रहा है। शहबाज गिल ने अपना सब कुछ जला दिया इस मुल्क के लिए, इमरान खान के साथ अभी भी खड़ा है, पार्टी छोड़ने के लिए खड़ा है। सो इसलिए मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा था वो अब करने जा रहा हूं। मेरे ऊपर एक बलूचिस्तान में एफआईआर दी गई जिसको हमने वहां पर वकला हायर किए। आम बंदे के लिए आम बात है, अमीर आदमी के घर में कोई बीमार हो जाए ना, आम बात है, ड्राइवर होता है, मैनेजर होता है, हॉस्पिटल फोन हो जाता है, वहां सब कुछ तैयार हो जाता है। ये पीछे असलम साहब खड़े हैं, इनसे पूछें हमारे जैसे फैमिलियों में जब कोई बीमार होता है तो क्या होता है, पहला फिक्र पैंदी है पैसे कितों ले आने ने। चलें ठीक है, मैं आप लोगों में से आसूदा हो गया अमेरिका जाने में, लेकिन जानता तो हूं ना ये सारे मसले। इसी तरह जब केस बनता है ना गरीब आदमी पे, मिडिल क्लास पे, तो उसको पता होता है मैंने उस अदालत में पहुंचना कैसे, मैंने वकील कहां से करना है, मैंने इस मुकदमे को कैसे लड़ना है। क्योंकि आपका वो अशराफिया का नेटवर्क नहीं है जिसने आपको परों में छुपा लेना है। बलूचिस्तान में केस हुआ, बलूचिस्तान की हाई कोर्ट में गए, बलूचिस्तान के जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं कि अगर कोई और एफआईआर है शहबाज गिल पे तो वो ले आओ। बलूचिस्तान के जज साहब के साथ झूठ बोला जाता है, एफआईआर नहीं लाई जाती उनके सामने, जो होती है उसे वो कानून के मुताबिक क्वैश करते हैं और एक एफआईआर करके छुपा के रखी जाती है ताकि जब इस्लामाबाद में कोर्ट की तारीख भुगतने जाए इसको फिर दबोच लो। क्योंकि इस्माइल गिल का पोतरा है ना, ये कौन सा किसी नवाब का पोतरा है, दबोच लो दोबारा। लाहौर के हाई कोर्ट में आता हूं, मेरा सलाम है जजेस को, अल्लाह की कसम, जितने पेशेंस के साथ इस मुल्क के जजेस कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, शायद ही कोई और कर रहा हो, लेकिन जो पूरा निजाम बना दिया गया है, ये जो इस टाइम हुकूमत बैठी हुई है, इनकी जो हटदर्मी है, जिस तरह जजेस के फैसलों को ये ब्रेक करते हैं, जिस तरह उसको रोकते हैं, उसका कहीं मुजाहरा हमने नहीं देखा पहले। 6 के करीब हेयरिंग्स हुई, हर दफा जज साहब ने कहा लाएं कौन सी एफआईआर है, झूठ बोले गए, नहीं बताया गया। अभी पिछली हियरिंग में भी एफआईआर की पूरी तफसील नहीं दी गई, सिर्फ यह बताया गया कि हां जी बलूचिस्तान में एक और एफआईआर है। तो मेरा सवाल है, यह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज का फैसला था कि कोई और एफआईआर है तो सामने लाएं, उसकी बेतौकीरी करने की जरूरत किसकी हुई है? मैं तो चलो मिडिल क्लास हूं, मेरी तो आप बार बार करेंगे, मैं तो एक गद्दार आपको मिल गया हूं, मुझे तो आप 2 डालेंगे तो 2 डालें, लेकिन कम से कम इससे 2 फायदे होंगे। एक तो मेरे जैसे किसी और को अमेरिका में बैठे बुखार नहीं होगा, वो दोबारा इधर को नहीं चढ़ेगा। आप लोगों के 2 ही काम है, उधर से आईफोन खरीदें 8-7, शैंपू खरीदें, बॉडी वॉश खरीदें,
इधर के लिए और तोहफे खरीदने, बैग बनाएं, इधर हंस के तस्वीरें खिंचवाएं और वापस दफा हो जाएं। इधर हक मत मांगिएगा अपना बराबरी का, क्योंकि आपको आदतें पड़ी हुई हैं वहां की, आपको जुकाम हुआ है वहां का, वहां आपको दी जाती है बराबर की इज्जत। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था अमेरिका का, हालांकि मैं अमेरिका का शहरी नहीं था, मैंने अमेरिका के साथ वफादारी का हल कभी नहीं दिया था, लेकिन वहां मैं खुल के बात करता था, मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था। लेकिन जिस मुल्क में मेरे दादा ने अपना सब कुछ छोड़ के पांव रखा, जिस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया, वहां पर एक दफा नहीं 2 दर्जन गद्दारी के मुकदमा आते मेरे ऊपर। पूछा भी नहीं जा रहा, कोई जालिम पूछ भी नहीं रहा कि शहबाज गिल इनको लड़ लोगे। अब आपने अगर मुझे उम्र कैद या आपने मुझे सजाए मौत देनी, वो तो एक पर्चे में ही दे लोगे, तो 2 जान छुड़ाओ। आपने मुझे सजाए मौत देनी, दे दे, जान छुड़ाएं, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी में सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है। मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा। जो आप मेरे माथे पे लिख रहे हैं, इस्माइल गेल का पोता गद्दार नहीं है इस मुल्क का। आप किस तरह मुझे आपने मारा, मैंने गिला नहीं किया, मैं इतने महीनों से चुप हूं, क्योंकि इधर से उठाऊंगा अपना पेट नंगा होगा। मेरा मुल्क है ना, नहीं बात की मैंने, किसी ने कहा डर गया। आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया। मैं 16 दिन रहा आपके पास, मैं चुप हो गया। सब्र है हम लोगों में, हम गांव के लोग हैं, हमें बड़ा सब्र है, हम लगे हुए जख्म भी माफ कर देते हैं, बहुत सब्र है। लार्जर गुड के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग। मुझे पता है मेरे मुल्क को इसका नुकसान होना है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि बताओ यहां किसको लिखना है। आपको पता है मैंने आज तक अमेरिकन एम्बेसी को खत नहीं लिखा। मेरी बीवी वहां बैठी है, मैंने उसे मना किया आपने किसी को ईमेल नहीं करनी। यहां किसी को जुकाम हो जाए तो ये हर फॉरेन जो कोई एनजीओ उसको लिखते हैं, यूएन में लिखते हैं, कहां कहां लिखते हैं। मैंने अपनी सारी फैमिली को मना किया कि नहीं लिखना, इंसाफ पाकिस्तान में लेना है, पाकिस्तान को बाहर बदनाम नहीं करना। यह सच है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे पास तस्वीरें हैं उसकी, लेकिन क्या बाहर जाके नंगा करूं अपने मुल्क को। तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को मना किया कि आपने किसी बैरूनी इदारे को नहीं लिखना, इस मुल्क की तौकीर को नहीं छेड़ना आपने। तो उसका सिला अगर सजाए मौत है तो दे दीजिए, लेकिन ये बार बार मुकदमे ना कीजिए। मिडिल क्लास हूं, तकलीफ होती है। मैंने हराम नहीं कमाया हुआ गवर्नमेंट में, मैंने लोगों को हराम कमा के नहीं दिया हुआ, मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग डीसी डीपीओ नहीं लगवाए हुए, मैंने हाउसिंग अथॉरिटीज के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए, मैंने ग्रिड स्टेशंस के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए। मुझे तकलीफ होती है इन केसेस को लड़ते हुए। आपने एक बनाया, उसके अंदर 13 दफात हैं, उसमें सजाए मौत भी हो जाएगी। करवाएं शौक से, जान छुड़ाएं, ताकि आइंदा कोई ये ख्वाब ना देखे, कोई मिडिल क्लास का शख्स ना देखे कि वो ऐवान में जा सकता है। मैं माफी मांगता हूं कि मैंने ये ख्वाब देखा था, मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपके बराबर समझता था अपने आप को। आप काश मुझे शुरू में दुत्कार देते, आप मुझे शुरू में मेरी औकात बताते। सो इसलिए मैं दोबारा आपको कहता हूं, मेरे पे मुकदमात करने सामने करें, ये छुपा छुपा के ना करें। मैं इतना ताकतवर शख्स नहीं हूं, ना मेरे पास कोई इतना नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर कि मैं आपके छुपे हुए मुकदमा ढूंढ लूंगा, कभी वहां से बलूचिस्तान से। वो मैंने जहां पे मेरे पे मुकदमा किया मैंने देखा है, वो 22 घंटे की मुसाफत है। तो उससे बेहतर नहीं आप इधर ही सजाए मौत दिलवा दें। मेरे घर वालों को लाश लेने की भी आसानी होगी, वहां से उस जेल से कैसे लाश लेके आएंगे। तो कुछ तो सोचें। या ये जुर्म मेरा ये है कि मैं मिडिल क्लास से हूं, आपने फड़का के रखना है। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी, इवन नून लीग के किसी बंदे को आज तक मैंने नहीं कहा कि उसे जेल में डालें। मैं मुजफ्फरगढ़ से निकला, हमारी हुकूमत थी उस शाम को, मैंने कहा मैं सबको माफ करता हूं। आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, मुजफ्फरगढ़ में मुझे पकड़ा गया था, हमारी हुकूमत बन गई थी। मैंने कहा यहां से ऐलान करता हूं,
मेरी पार्टी किसी नून लीग वाले को सियासी मुखालफत बयानबाजी में अंदर करेगी, मैं खिलाफ खड़ा हूंगा जाके। अभी भी कहता हूं, हमेशा खिलाफ खड़ा हूंगा। एक तरफ करप्शन करने वाले नवाज शरीफ के बेटे की तस्वीर लीक हो गई थी, कुर्सी पे बैठे साथ टिश्यू पेपर का डब्बा भी था, और मेरी रात के 2 बजे तशद्दुद करके मेरा ये जबड़ा तोड़ के तस्वीरें खींच के मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए रिलीज की गई, इसलिए कि मैं चौधरी नजीर अहमद गिल का बेटा था, मैं मिडिल क्लास था, मेरा कोई रौला डालने वाला नहीं था, मैंने किसी सहाफी को पेट्रोल पंप या उनके प्लॉट नहीं दिए हुए थे, मेरी माफिया नहीं थी। ख्याल करें कुछ, ख्याल करें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है मुल्क, ख्याल करें कुछ। अगर आम आदमी गलती से पहुंच जाता, ख्याल करें कुछ। बड़े सारे ख्वाब है मेरे गांव के मेरे साथ जुड़े हुए, बड़ी सारी ख्वाहिशें हैं उनकी अभी, और मैंने सब लोगों की तरह उनको डबोया नहीं है। आपने मुझे 16 दिन रखा, आप मुझे दोबारा 16 दिन रखें, मेरे पे एक छींटा करप्शन का निकाल के दिखाएं। पाकिस्तान में आज करप्शन करना नॉर्मल है। मेरी फैमिली ने एक दफा 2000 रुपए का पेट्रोल, सरकारी गाड़ी का 2000 रुपए का पेट्रोल जो है वो प्राइवेट गाड़ी में डाल दिया। मैंने अपनी फैमिली से लड़ाई की, मैंने वो 2000 का पेट्रोल उसी टाइम कैश के साथ सरकारी गाड़ी में डाला। मैंने इबादत समझ के ये काम किया है। सो इसलिए या तो मुझे सजाए मौत दे, ये वाले काम मेरे साथ ना करें। हर दूसरे दिन आप मेरे पे एफआईआर दे देते हैं। मैं राणा सनाउल्लाह साहब उसके बाद कहते हैं कि जी भुगते हैं जी, इनके रोने निकल गए। मैं मास्क मांग रहा था, मैं रो नहीं रहा था। आपका सांस बंद होगा तो आपके मुंह से भी निकलेगी वो चीज। मेरा सांस बंद था। मैं चुप इसलिए हूं कि मैं बोलूंगा तो उसमें बेतौकीरी है। मैं बुजदिली से चुप नहीं हूं, मैं बेतौकीरी से चुप हूं। गुस्सा है अभी मेरे अंदर, मैं किसी अपने के बारे में कुछ गलत ना कह दूं, क्योंकि मैं गलत, आप अपना आपके साथ गलत भी करता है ना, तो आप गलत वापस नहीं कह सकते। जिससे आपने सारी जिंदगी प्यार किया हो ना, आपके साथ वो ज्यादती भी कर जाए तो आप वापस गलत नहीं कहते। मुझे अदराक है कि मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, वरना इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या होना है। जो हो चुका है, जो हो रहा है, मेरी आपने पूरी जिंदगी पिछले 6 महीने में तबाह करके रख दी। आप यहां तक नहीं रुके कि आपने मेरी बीवी पे झूठे केसेस बना दिए। मेरी बीवी जो कि एक प्रोफेसर है, पढ़ाती है, वहां पे पढ़ती है, पीएचडी कर रही है, आपने उस पर झूठे केसेस बना दिए ताकि वो पाकिस्तान ना आ सके। मुझे आपने ईसीएल पे डाल दिया ताकि मैं अपनी फैमिली से ना मिल सकूं। सब कबूल है, गद्दार मत कहिए, गद्दार नहीं हूं मैं। और जो करना है वो एक एफआईआर में कर लीजिए, आपके हाथ में है। और मैं आपको बता दूं, मुझे किसी ने नहीं बचाना, मुझे यह भी बताया। अगर फांसी आपने देने का सोच लिया तो लगनी है, मैं हाजिर हूं, क्योंकि मैं बच नहीं सकता। तो मैं अब और क्या सोचूं, तो मैं हाजिर हूं, अब कर लीजिए। अगर जिंदगी इतनी लिखी तो ऐसे सही। लेकिन आपको पता है कि जिस दिन सजाए मौत दी जाती है उस दिन भी नहला के धुला के दी जाती है। उस दिन भी आपको खाना खिलाया जाता है, आपकी किसी सूरत तजलील नहीं की जाती। ये तजलील ना करें कि मुझे पता ही नहीं होता एफआईआर कहां है। मैं हर रोज नई एफआईआर ढूंढ रहा हूं, अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं, जी बता दे मेरी एफआईआर कहां है। और आवाज बुलंद करता हूं कि पार्टी के लोग मुकदमे नहीं करते, कहते हैं जी पार्टी पे तनकीद कर रहा है। और भाई मैं बता रहा हूं, मैं असद उमर को देखता हूं, वो हर अदालत की पेशी पे खुद पहुंचे होते हैं। हक किनका लड़ रहे हैं? पंजाब के एमपीएस का, कि जल्दी इलेक्शन हो, और वहां 3 एमपीएस होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। तो क्या यह गलत बात है अगर मैं करता हूं तो इसलिए आपके कोई सवालात हैं तो मैं उनका जवाब दूंगा। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि आपने जिस तरीके से फवाद चौधरी के केस में 4 दफा हाईकोर्ट के जज की बेतौकीरी की, इंडियन सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है 124A पे। बंदयाल साहब, आप शान है पंजाब की, पाकिस्तान की, बड़ी बड़ी आपसे तवक्कुआत है, दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। प्लीज मूव योर पेन।
अगर आप अभी जस्टिस नहीं करेंगे ऑनरेबल जज साहब, तो कब करेंगे? अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट हटा सकती है, अंग्रेज जो हमारे ऊपर गासिब था, हम जिसके गुलाम थे, वो कहता था इस केस में आप गद्दार हैं, अब तो ये हमारा अपना मुल्क है, अब हम गद्दार कैसे हो गए? या फिर बता दीजिए कि ये अभी भी सिर्फ अशराफिया का मुल्क है, मिडिल क्लास गांव के लोग अभी भी यहां गद्दार हो सकते हैं। बताएंगे किसी एक शहजादे को आपने गद्दार कहा हो? बताएंगे किसी एक शहजादे पे आपने चला होगा तो हबीब जालिब पे चला होगा, चला होगा तो फैज पे चला होगा। मिडिल क्लास के लोगों को ही गद्दार कहा गया, उन्हीं पे केसेस चले। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए चीफ जस्टिस साहब, आपकी खामोशी भी अब तकलीफ देती है। मेहरबानी कीजिए, पाकिस्तानी आपकी तरफ देख रहे हैं। पूरे एहतराम से मैं कह रहा हूं, मैं पूरे एहतराम से जजेस को कह रहा हूं कि आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं आपसे यह भी वादा करता हूं, कोई आया तो मैं उसे एयरपोर्ट पे खुद रोकूंगा। मैं आप किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को सियासत में नहीं आने दूंगा जो ईमानदारी से सियासत करना चाहता है। हां, वो वाले तो आएंगे जो आते हैं, वजीर आजम बनते हैं, काम पूरा करते हैं, बक्सा उठा के वापस चले जाते हैं। कोई हमारी तरह का आने लगेगा ना मिडिल क्लास, तो मैं उसे कहूंगा नहीं आना। मुझे यह समझ आ गई है कि हमारी ये औकात नहीं है। मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई कि हम इस चीज के लिए नहीं बने। मुझे यह भी अच्छी तरह समझ आ गई, इवन यहां बैठे भाइयों ने भी अभी मेरे कपड़े उतारने हैं, शहजादों के नहीं उतरने। शहजादों से सवाल नहीं, ऊंची आवाज में सवाल नहीं हो सकता। यहां पे बैठे भाइयों ने भी, डॉक्टर साहब आप तब ये किया करते थे, आप अपनी हुकूमत में ये किया करते थे, आपको तब शर्म नहीं आती थी, आपको तब ख्याल नहीं आता था। क्योंकि आपको भी पता है आगे मिडिल क्लास बैठा हुआ है। सो ये हमने पूरा माशरा जानवरों का माशरा बना दिया है। इवन जंगल में भी हकूक होते हैं, हमने जंगल से भी ऊपर काम कर दिया है। मैं नहीं बोलना चाहता, इसलिए खुदारा दोबारा सोचिए। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क के अदलिया हो, कोई भी इदारा हो, हर इदारे का एहतराम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसलिए इनको पॉलिटिकल डिफरेंस रहने दीजिए, इस हद तक ना जाइए। हमने नवाज शरीफ की तरह करप्शन नहीं की हुई, हमने पैसा नहीं बनाया हुआ। हम पे एक दो केस बनाए, उसमें मैंने बार बार कहा सजाए मौत करा दें। इतनी लंबी चौड़ी ये कोई, आपने तो इतनी तो रेस्टोरेंट के अंदर डिशेस का मेन्यू नहीं होता जितनी एफआईआर दे मारी हैं। एक मिडिल क्लास बंदा किधर से उनको पकड़े, किधर से पूरा करे? कोई सवाल जी? डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि